अस्सलामु अलैकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। चलिए, बजटिंग प्रॉफिट एंड लॉस के दो होमवर्क हो गए अब डिस्कस होने वाले, तो पहले मैं वो डिस्कस कर लेता हूं। उसमें फिर एक नोट और लिखवाऊंगा। कल जो सवाल कर लिया ना, और परसों और ये जो कल का होमवर्क दे दिया, अब इसके बाद आप इस काबिल हो गए कि हम आपको नोट समझा के लिखवा सकूं। ये जो बजटिंग के सवाल कर रहे हैं हम लोग, इसमें मैंने पहले भी कहा था, फिर एक बच्चे ने मुझे मैसेज करके भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया कि जी आप नोट्स लिखवा दें, सवाल नहीं हो रहे जिस तरह पहले नोट्स लिखवाते थे। मैं दोबारा आप लोगों को अर्ज़ करता हूँ, ये जो बेटा बजटिंग के सवाल है ना, इनमें कुछ ऐसी टेक्निक्स, कुछ ऐसे स्टेप्स नहीं है मेरे पास। मैं अगर लिखवा भी दूंगा ना, तो वो हर सवाल के हिसाब से होंगे। अगले सवाल में हो सकता है कुछ चेंज हो जाए। जो वैसे उससे पहले मैं नोट्स लिखवाया करता था, वो तकरीबन सारे सवालों में यूनिफॉर्मिटी से चलते थे। लेकिन बजटिंग के बारे में अगर मैं कुछ लिखवा भी देता हूं, तो ये जो सवाल किए हैं उनकी कमेंट्री होगी बस। इनको हम पता नहीं अगले सवाल पे उस तरह अप्लाई कर सकें कि ना कर सकें। तो इसलिए मैं अगर आपको कुछ लिखवा दूंगा, जो लिखवा सकता था वो लिखवाया है मैंने। कैश बजट में लिखवाई हैं बातें आपको, और P&L में भी अब ये ग्रोथ वाली एक बात लिखवा देता हूं। फिर इसके अलावा जो गाइड किया था कि ट्रेडिंग बिजनेस में क्या है, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में क्या है, यही बस आपको गाइड किया जा सकता है। या अभी ग्रोथ के बारे में एक बात बताता हूं मैं आपको, या उससे पहले भी मैंने एक बात बताई थी सवालों के दौरान ही सिखा रहा हूं ना। आप जरूरी नहीं कि जो लिखवाए हूं वही सिखाएं, जो हम आपको सिखा रहा हूं। जैसे सवाल करते हुए हमने किया था कि अगर सेल्स पे क्वांटिटी चेंज आ रहा है, क्वांटिटी ग्रो कर रही है, तो वेरिएबल खर्चे जितने हैं उनमें भी क्वांटिटी ग्रो करेगी, लेकिन फिक्स खर्चों में सिर्फ महंगाई डलेगी। ये हम पिछले सवालों में करते रहे हैं कि जब हम सेल्स के ऊपर वॉल्यूम ग्रोथ लगा रहे थे, लेट्स से इनटू 1.3, तो हम सारे वेरिएबल खर्चों पे भी 1.3 लगा रहे थे, फिक्स खर्चों पे नहीं लगा रहे थे, क्योंकि इनकी तो क्वांटिटी चेंज नहीं हुई थी। तो ये एक कॉमन बात है, अगर आपने लिखनी है चले लिख लें ये बात, लेकिन ये मैं आज आपको लिखवाऊंगा। ये मैंने लिखवानी है लेकिन अभी लिखवाऊंगा। उसके अलावा बजट प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर मेरे पास कुछ खास ऐसी बातें नहीं है, या मुझे नहीं लग रहा कि मुझे लिखवाना चाहिए, क्योंकि आप इन सवालों को करेंगे, इनमें उतरेंगे, अपनी खुद अकल, सारे सेंसेस होश में रहेंगे, तो इन सवालों पे ग्रिप आएगी आपको। कोई भी जो आर्ट होता है ना, जैसे अगर स्विमिंग है, ड्राइविंग है, इसके बारे में सिखाया बहुत कम जा सकता है। इसमें आप ही लर्न करेंगे जब आप पानी में उतरेंगे। मैं आपको अगर स्विमिंग सिखाऊं, तो वो बैठे बैठे आप स्विमिंग नहीं सीख सकते। या अगर आपको कहूं जी ये 4 नोट्स याद रख लो, ये 4 नोट्स लिख लो, स्विमिंग करने के लिए 4 बातें काम आएंगी, नहीं, जरूरी नहीं है। वो उस पानी के हालात के मुताबिक, उसकी गहराई के मुताबिक, उसमें प्रेशर के मुताबिक वो चेंज हो जाएगा, उसके फ्लो के मुताबिक। इसी तरह से ड्राइविंग है। ड्राइविंग में जहां भी ड्राइविंग सिखाई जाती है, अगर आप में से किसी ने ड्राइविंग सीखी हुई है, तो वो सिर्फ इतना सिखाया जाता है कि क्लच से पाँव किस तरह से हटाएं। और ये भी अब ऑटोमेटिक गाड़ियों में वैसी फ्लॉप हो गई है बात। तो मैनुअल गाड़ी के अंदर क्लच और गियर और स्पीड, इसकी क्या बैलेंस रखना है पाँव के अंदर, कैसे नजर इधर उधर रखनी है, कैसे आपने हॉर्न बजाना है, बस। इसके अलावा क्या सिखाएंगे ड्राइविंग में? उसके अलावा आपने कैसे कटे निकाल के इधर से निकलना है, वो आपने खुद सीखना है, वो आपकी अपनी महारत है। तो आपको बजटिंग के अंदर मैं एक हद तक सिखा सकता था, वो सिखा दिया। अब उसमें इतनी ज्यादा प्रैक्टिस कराने का मकसद ही यही है कि आप इन सवालों को बार बार करें, इन सवालों में उतरें, देखें इस सवाल में क्या था और उसमें क्या नहीं था। जैसे जो कल मैंने क्लास में सवाल किया था, उसमें मुझे क्यों यूनिट्स और सेल प्राइस पर यूनिट पे जाना पड़ा, मैं क्यों नहीं टोटल सेल्स को आगे चल के लेकर चल सका, जिस तरह से पहले सवालों में करा था। ऐसा क्यों नहीं हो सका? ऐसा क्यों नहीं हो सका कि लास्ट ईयर की सेल्स इंटू 1.3 इंटू 1.1, ऐसा हम क्यों नहीं कर सके? कल वाले सवाल में ऐसा क्यों नहीं कर सके थे? ये आप इन सारे सवालों को एक दफा तो मैं करता हूं, वो तो मैं कर रहा होता हूं,
जो क्लास में है वो तो मैंने किया है, आप उस सवाल को दोबारा करें, और अगर उससे नई बात क्लियर हुई तो आप फिर तिबारा करें, चुबारा करें, पंजबारा करें। ये बजटिंग में आपको खास तौर पे करना पड़ेगा। प्रोसेस में एक फ्लो चल रहा था, सारे सवाल उस फ्लो पे हो जाते थे, तभी मैं नोट्स लिखवा लिखवा के, आपने देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा कि प्रोसेस कॉस्टिंग के सवाल आपसे रिलेटिवली आराम से हुए हैं बजटिंग की निस्बत। और आगे भी सीवीपी एक ऐसा चैप्टर आने वाला है, उसमें भी मैं बहुत ज्यादा शायद नोट्स ना बता सकूं, बताऊंगा उसमें इंशाल्लाह, लेकिन उसमें भी ऐसा ही होगा कि आपको सवाल बजटिंग की तरह उनमें उतर के देखना पड़ेगा कि कुछ कॉमन चीजें आपको जरूर याद करा दूंगा, कुछ कॉमन चीजें जरूर बेसिक्स ही बताऊंगा, लेकिन उनमें भी आपको सवालों में उतर के देखना पड़ेगा कि इसमें क्या करना है। बजटिंग और सीवीपी ये दो ऐसे एरियाज हैं कि जिनमें स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा घबराते हैं। इसीलिए घबराते हैं कि वो कहेंगे कि सर बस आप बता दें सवाल किस तरह करना है। भाई सवाल अगर डिफरेंट हुआ तो क्या करेंगे? तो बजटिंग में और सीवीपी में आपको इन सवालों की बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और फिर आपको फील आएगी। ये जो मैंने कहा, ये जो भी मैंने कहा है कि आपको सवालों की फील आएगी, आपको समझ आनी शुरू हो जाएंगी, ये मैं समझा भी नहीं सकता ये बात। जब मैंने कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ानी शुरू की थी तो बजटिंग में या और एडवांस लेवल की बात कर रहा हूं, वैल्यूएशन, ये कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनमें कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड रूल्स नहीं है। ये आपको सवाल कर करके फील आनी शुरू हो जाती है कि इस सवाल में क्या करना है, इस सवाल में क्या करना है, एक फीलिंग बननी शुरू हो जाती है। जैसे ड्राइविंग है, फिर ड्राइविंग की मिसाल दे रहा हूं, जो अच्छा ड्राइवर होगा ना, उसने गाड़ी को या इवन के बाइक को कब टर्न करना है, किस एंगल पे टर्न करना है, ये फीलिंग है। आपको ड्राइविंग आती है? ये आपको रूल्स देख के नहीं याद रख सकते। ये नहीं, अगर आपने एक शार्प टर्न लेना है तो आप देखेंगे अच्छा अब ये जब 3.5 फीट का फासला रह जाएगा फिर मैंने 45 के एंगल पे लेना है, ये थोड़ी कर सकते हो। आपको फीलिंग आ जाएगी, वो जो गाड़ी है वो आपका जिस्म बन जाएगा, फिर आपको फीलिंग है कि आपने कब किस तरह का टर्न लेना है। तो ये सवालों के अंदर ऐसी फीलिंग स्टैब्लिश होनी शुरू हो जाएगी। तो बजटिंग में मेरे पास को बहुत ज्यादा ऐसे नोट्स नहीं है जो आपको लिखवाऊं, जितने थे बता दिए। फिर भी अगर जबरदस्ती बनाऊं ना मैं आपको, मैंने आपको नोट्स लिखवा दिए तो वो गुजरे हुए सवालों की बस कमेंट्री ही लिखवा रहा हूं। उस कमेंट्री से आपको इतना फायदा नहीं होगा जितना इन सवालों को बार बार करने से होगा। हाँ, ग्रोथ के बारे में जरूर मैंने एक नोट लिखवाना है। वो अब ये 2-4 सवाल कर लिए ना, अब आप होमवर्क कराए तो जो स्प्रिंग 19 है इसमें आपको एक और नई चीज पता चली जो पहले मैंने नहीं बताई हुई थी, लेकिन आपने सवाल किया, गौर किया होगा तो आपको लगा होगा नहीं ये क्या सर ने पहले नहीं बताया था, अब बताऊंगा। तो बजटिंग के सवाल आपने बार बार करने हैं। अब वो जो सवाल बार बार करने हैं वो आपकी चॉइस है, चाहे इस अटेम्प्ट में बार बार कर लें, चाहे बार बार अटेम्प्ट दे दे के बार बार कर लें, वो आपकी अपनी चॉइस है। अच्छा, होमवर्क डिस्कस कर रहा हूं। एक तो स्प्रिंग 18 था जो मैंने उस दिन दिया था, और यानी पिछली से पिछली क्लास में दिया था, वो डिस्कस नहीं कर सका था। स्प्रिंग 18 सादिक लिमिटेड वाला, इसका सोल्यूशन मैंने दिया था, कहा था जिस तरह से सिखाया वैसी तरह का सोल्यूशन बना के दिया है। ये आपसे डिस्कस नहीं कर सका था, ये बता देता हूं। इसमें एक पॉइंट ग्रोथ वाला था 6.5%, वो मैंने उस दिन समझा दिया था कि 6.5% कैसे निकलेगा। उसके अलावा सेल्स में कोई इशू नहीं है मेरे ख्याल में, सेल्स स्ट्रेट फॉरवर्ड थी, और मटेरियल वैसा ही था जैसे पहले हम सवालों में करते आ रहे हैं। ओपनिंग मटेरियल, क्लोजिंग मटेरियल, प्राइस महंगी हो रही है लेकिन पहले प्राइस का महंगा होना छोड़ दें, उसके बाद परचेज निकाल के फिर प्राइस महंगा करें, ये तो वैसा ही था। हाँ, एक नई चीज थी इस सवाल में जो पिछले 2 सवालों में नहीं थी, वो ये कि इससे पिछले जो 2 सवाल किए थे, लोटस इंटरप्राइजेज, रेनबो पेंट्स लिमिटेड, उनमें क्या था, उसमें ओपनिंग क्रेडिटर्स दिए हुए थे, ओपनिंग क्रेडिटर्स दिए हुए थे, क्योंकि उन सवालों में परचेजेस नहीं थी। इसमें ओपनिंग क्रेडिटर्स नहीं दिए हुए थे। इसमें जब रॉ मटेरियल की आप लोग पेमेंट्स निकालेंगे ना, मैं वर्किंग 3 समझा रहा हूं, जब आप रॉ मटेरियल की पेमेंट टू क्रेडिटर्स निकाल रहे होंगे तो आप ये तो कर लेंगे कि जो 2018 की परचेजेस हैं, चूंकि अब क्रेडिट पीरियड 15 दिन होगा, तो आप ये तो कर लेंगे कि पेमेंट्स के अंदर 345 दिन 2018 के, क्योंकि 15 दिन क्रेडिट पीरियड है, और 2018 की परचेजेस अभी अभी एक लाइन ऊपर निकाली हैं, उन पे आप 345 ओवर 360 करेंगे, जैसे वो लोटस एंटरप्राइजेस और उसमें भी करते रहे। ये फिगर तो आप निकाल लेंगे। पिछले सवालों में क्या था, हमें ओपनिंग क्रेडिटर्स दिए होते थे, हम वही यहां लिख लेते और ये पेमेंट आ जाती थी।
इस सवाल में ओपनिंग क्रेडिटर नहीं दिए हुए। इस सवाल में क्या हमें यह देखना पड़ेगा कि 2017 की परचेजेस में से कितने दिन, 2017 की परचेजेस में से 30 दिन, 30, लेकिन 2017 की परचेजेस नहीं दी, तो 2017 की परचेजेस निकालनी पड़ेंगी। ये मैंने वर्किंग 3.1 के अंदर निकाली हुई है। 2017 जो आपको सवाल में दिया हुआ है उसमें आपके पास जी क्या क्यों 15 दिन है, पहले 30 होते थे अब 15। अच्छा 3.1 में देखें मैंने रॉ मटेरियल की परचेजेस निकाली हुई है 17 की। कैसे? 17 की कंजम्पशन, 17 का ओपनिंग स्टॉक जो कि टेबल के नीचे पहली लाइन में दिया हुआ है, और 17 का क्लोजिंग स्टॉक जो अभी हम इससे ऊपर निकाल चुके हुए हैं। तो 17 की कंजम्पशन पता है, 17 का ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक पता है, और वहां से 17 की परचेजेस निकल आएंगी जो मैंने 3.1 वर्किंग के अंदर की हुई है, और उनको फिर 30 दिन लेके तो ये पेमेंट निकलेंगी। ये एक नया पॉइंट था, नया तो खैर नहीं, डिफरेंट था लोटस वाले और रेनबो वाले सवाल से। ये ऑटम 16 से ना मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस टेस्ट होने लग गया था। तो स्प्रिंग 16 रेनबो जो कल परसों किया था, ऑटम 16 लोटस जो उससे पहले किया था, उसके बाद ऑटम 17 करवाना है मैंने आपको भी, स्प्रिंग 18 ये वाला, स्प्रिंग 19 कल होमवर्क दिया था। तो ये सारे तकरीबन एक जैसे मिलते जुलते सवाल आना शुरू हो गए। तो इसमें परचेजेस वाला पॉइंट था वो बता दिया, और इसके अलावा हाँ एक और मसला शायद आपको हो सकता है, वो ये कि पिछले साल की कॉस्ट ऑफ सेल्स यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन है, फिनिश गुड्स के ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक के बारे में कुछ नहीं बताया, तो इसका मतलब ओपनिंग क्लोजिंग फिनिश गुड्स नहीं है। तो ये जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है यही फिर, बल्कि सॉरी बताया हुआ है देयर वर नो ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन्वेंटरीज ऑफ फिनिश गुड्स, तो फिनिश गुड्स नहीं है, तो फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड किसके बराबर है? कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। और ओपनिंग क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस भी नहीं है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड ही टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है। और उस टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में 3 हिस्से होते हैं, रॉ मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट और एफओएच। तो पॉइंट नंबर 2 के अंदर उसकी रेशियो बता दी है। ये बिल्कुल वही बात है जो जब मैंने खुद से सवाल बना के, ये लेक्चर 4039 में कहीं जब मैंने मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का कैश बजट कराया था, तो मैंने खुद से सवाल बनाया था और कहा था पेमेंट टू सप्लायर निकालें। उस सवाल में भी बिल्कुल मैंने ऐसे ही किया था कि टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को डायरेक्ट मटेरियल, लेबर, ओवरहेड की रेशियो में बांटा था, ये था इस सवाल के अंदर। तो यहां से आपके पास रॉ मटेरियल कंजम्पशन निकलेगी। ये जो निकला है ना 2 मिलियन, ये ऐसे ही निकला है, 2000 मिलियन ये ऐसे ही निकला है। जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दी हुई है वही कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड है, और वही टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है 4000 मिलियन। और इस 4000 मिलियन को 5/10 करेंगे तो ये रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आ जाएगा, जो वर्किंग 3 की पहली ही लाइन में किया हुआ है मैंने। ये स्प्रिंग 18 है। इसमें इसके अलावा मुझे कोई मसला लग नहीं रहा। डेप्रिसिएशन उसने 100 मिलियन दे के कह दिया था कि इसमें से 70 मैन्युफैक्चरिंग की है और 30 जो है वो ऑपरेटिंग की है। बाकी इसके अलावा मुझे नहीं लगता कोई मसला है। फिर इसके साथ मैंने आपको कहा था कि इस सवाल की आपने बजटेड P&L भी खुद बनानी है, ये मैंने कहा था। तो वो आपने अगर बनाया है तो अच्छी बात है, अगर नहीं बनाया है तो शर्म आनी चाहिए। मैं बहरहाल आपको फिगर्स बता देता हूं कि अभी नहीं बनाया तो चलो कल बना लेंगे आप, लेकिन मैं आपको फिगर्स बता देता हूं ताकि आप कल को अगर टैली करना चाहें। तो सेल्स की फिगर है, कैश और क्रेडिट को जब ऐड करेंगे ना तो ये बनती हैं, ये मैं स्प्रिंग 18 सादिक लिमिटेड P&L बता रहा हूं। आल्दो के इसके अंदर P&L नहीं मांगा हुआ था, लेकिन मैंने कहा था आप P&L बना लीजिएगा, वो भी प्रैक्टिस हो जाएगी। कैश और क्रेडिट को जब ऐड करेंगे ये बन जाएगा 7588.13। हो सकता है किसी का राउंडिंग ऑफ का थोड़ा सा फर्क आ जाए। फिर उसके बाद ओपनिंग क्लोजिंग फिनिश गुड्स नहीं है, तो जो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड है वही कॉस्ट ऑफ सेल है। तो ऐसा कर सकते हैं
आप बेशक ना लिखें कॉस्ट ऑफ सेल्स, आप कह दें कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एक ही है, और यही फेस पे ही आप चाहें, कोई मसला नहीं है, कर सकते हैं आप। तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और एफएच कर सकते हैं ऐसा। तो जो डायरेक्ट मटेरियल है वो जिस तरह पिछले सवालों में कर रहे थे, हम क्या कर रहे थे, ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग, और क्लोजिंग को महंगा करना नहीं भूलना। तो इसका डायरेक्ट मटेरियल का आंसर आ जाएगा 2318। डायरेक्ट लेबर एफओएच निकाले हुए हैं 135468, एफओएच फिक्स्ड वेरिएबल दोनों निकाले हुए हैं ना, तो ये आ जाएंगे 880 ये बन जाएगी कॉस्ट ऑफ सेल्स, इससे जीपी निकलेगा, इसके बाद इसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेस हैं, ये भी आपने निकाले हुए हैं, इसमें इसमें ऑपरेटिंग कॉस्ट इकट्ठी एक ही निकाली हुई है ना, हाँ एक ही निकली हुई है। तो वो ऑपरेटिंग कॉस्ट ही निकाली हुई है आपने, जो निकाली हुई है कैश बजट के लिए 1281, लेकिन उसमें डेप्रिसिएशन ऐड करनी मत भूलना 30 की। तो इस तरह से ये बन जाएगा 1311, और जो नेट प्रॉफिट आ जाएगा वो आ जाएगा 172427। ये तो अगर स्प्रिंग 18 के किसी ने इनकम स्टेटमेंट बनाई है, मैंने कहा था ये आंसर है उसका, नहीं तो कम से कम नोट कर लें, कभी तो शर्म शायद आ ही जाए, जब आ जाए तो बना लेना। ये मैंने कल होमवर्क दिया था। स्प्रिंग 19 मैंने कल होमवर्क दिया था। स्प्रिंग 19 का राउंड इसके, स्प्रिंग 19 भी उन जैसा ही सवाल था, हाँ डिफिकल्टी इसकी एक दो चीज़ें डिफरेंट थी। स्प्रिंग 19 में, स्प्रिंग 19 तो किया ना, रोज इंडस्ट्रीज वाला, ये कर रहा हूँ डिस्कस में।
इसमें जहां तक, और वो जो सोल्यूशन आपको दिया था वहीं से समझा देता हूं, बोर्ड पे नहीं कर रहा। सोल्यूशन देखा जो दिया था। सेल्स बात करते हैं पहले। पिछले साल की जो सेल्स दी हुई हैं ये सारी की सारी क्रेडिट थी और साथ उनके यूनिट्स भी लिखे हुए 3,60,000। अगले साल की सेल्स के बारे में हमें कहा गया है कि एक तो ये कि कैश सेल्स होंगी, पहले नहीं होती थी। इससे क्या होगा कि टोटल सेल्स 30% ज्यादा हो जाएंगी। और जो क्रेडिट सेल्स हैं वो कम हो जाएंगे। टोटल सेल्स ज्यादा होंगी, क्रेडिट सेल्स कम हो जाएंगी। अब क्रेडिट सेल्स क्यों कम हो जाएंगी? क्योंकि लोग कैश को मूव कर जाएंगे। अच्छा, आप देखें यहां पर ट्रिकी बात क्या है। जो क्रेडिट सेल्स हैं वो 20% कम हो जाएंगी। किसका 20%? मैं दोबारा बताता हूं। पिछले साल सारी, ये ना इस तरह की वर्डिंग लोटस वाले सवाल में थी। पिछले साल की सेल्स सारी की सारी क्रेडिट दी हुई थी और कहा था कि अगले साल की सेल्स 30% ज्यादा होंगी और इनमें से 20% कैश होंगी, 80% क्रेडिट होंगी। और जो 20% कैश होंगी उनको हमें इतना डिस्काउंट देना पड़ेगा। ये लोटस वाले सवाल में काम किया था, पता नहीं 30 था या 10 था, मुझे याद नहीं। बहरहाल ग्रो किया था, उसमें से 20 कैश और 80 क्रेडिट। तो 80 क्रेडिट सेल इतनी आ गई थी और कैश सेल इतनी आ गई थी। किसका 80 और किसका 20? नहीं, 80% ये किसका 80%, किसका 20%? टोटल का। जो ग्रो करने के बाद टोटल होंगी उनका 80% क्रेडिट। यहां पर डिफरेंट थी बात। यहां पर ये जो लिखा है ना कि 20% लोग क्रेडिट से कैश को मूव कर जाएंगे, whereas credit sale volume would reduce by 20%। इससे एक शक ये आता है कि अच्छा, इसका मतलब है कि टोटल सेल्स का 80% क्रेडिट होंगी और 20% कैश होंगी, क्योंकि पहले सब लोग क्रेडिट पे खरीदते थे, अब 20% उनमें से उठ के कैश में चले जाएंगे। तो इसका मतलब टोटल का 80% क्रेडिट और 20% कैश। ये एक शक आता है, लेकिन ये ऐसा नहीं है, क्योंकि जो बात की है ना टोटल सेल्स की, वो 30% बढ़ने की बात की है। और ये नहीं कहा कि उस टोटल में से 80% क्रेडिट सेल होगी, ये नहीं कहा। ये कहा है कि जो पहले क्रेडिट सेल्स थी वो 20% से कम हो जाएगी। यानी जितनी पहले क्रेडिट सेल होती थी, कितनी? पिछले साल 3,60,000 यूनिट्स क्रेडिट सेल पे बेचे थे, अब इतने नहीं, 20% कम, यानी 80% बेच सकेंगे। कितने? 280। तो अगले साल क्रेडिट सेल इतनी होगी, लेकिन जो टोटल सेल होगी वो पिछले साल की टोटल सेल से 30% ज्यादा होगी। 468। यानी टोटल सेल इतनी होगी, क्रेडिट इतनी होगी, तो इसका मतलब बाकी कैश होगी। अब चूंकि ये यूनिट्स निकाल लिए और यूनिट्स ही निकालने पड़े हमें, इस तरह नहीं कर सकेंगे। इस तरह क्यों नहीं कर सके? क्योंकि पूरी सेल्स को वॉल्यूम बढ़ाते और उसमें से इतना क्रेडिट और इतना कैश होता, ये नहीं है। हमें कैश सेल के यूनिट्स निकालने पड़ेंगे, जिस तरह कल वाले सवाल में था। कल वाले सवाल में भी चूंकि ए के यूनिट्स पता नहीं कितने होंगे, तो यहां पर भी कैश के यूनिट्स पता नहीं कितने होंगे। ये बात दोबारा सुने, अगर ऐसा कहा होता कि लास्ट ईयर जितनी सेल थी 30% ग्रो कर जाएगी और अब की बार 20% लोग कैश पे लिया करेंगे, 80% क्रेडिट पे लिया करेंगे, तो किसका 20 और किसका 80? तो हम ऐसा बिल्कुल कर सकते थे जैसे लोटस वाले सवाल में किया था, लेकिन अब उसने कैश और क्रेडिट दोनों को इस टोटल से लिंक नहीं किया। टोटल सेल्स का बढ़ना अलग बताया, क्रेडिट सेल्स का कम होना बताया, तो जो इनका डिफरेंस है वो कैश सेल है।
तो इसलिए हमें इसमें यूनिट्स तोड़ने पड़े। हाँ, एक काम आप कर सकते हैं, बल्कि पहले मैं ये बात पूरी कर लूं। ये यूनिट्स निकल आए, अब इनका डिफरेंस क्या होगा? कैश सेल के यूनिट्स। अब चूंकि हमने यूनिट्स निकाले हैं तो सेल वैल्यू तक जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? सेल प्राइस निकालनी पड़ेगी। तो सेल प्राइस पिछले साल की आप निकाल सकते हैं। आपको पिछले साल की टोटल सेल वैल्यू गिवन है और पिछले साल के यूनिट्स गिवन है, डिवाइड करें, सेल प्राइस निकल आएगी। वो बनती है, जो मैंने वर्किंग 1 में की हुई है, वो बनती है 7777.78। ठीक है, वर्किंग 1 में निकाली हुई है मैंने क्रेडिट सेल के सामने। तो क्रेडिट सेल से यही वाली प्राइस मल्टीप्लाई हो जाएगी, जबकि कैश सेल के यूनिट से हमने चूंकि 5% डिस्काउंट देना है तो उसको 0.95 करके कैश सेल्स बना सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने टोटल सेल्स निकाली है। तो देखें, इस सवाल में हमें यूनिट्स और सेल प्राइस के जरिए से आना पड़ा, जबकि पिछले सवालों में हम ऐसे कर लेते थे। ये फर्क, ये इस तरह के फर्क ऑब्जर्व करने, इसके लिए मैं नोट्स लिखवाऊंगा, मुझे मुश्किल लग रहा है। नोट्स लिखवाने को तो मैं अंग्रेजी लिखवा दूं, लेकिन आपने ज्यादा अपनी अकल इस्तेमाल करनी है, यहाँ पर अपनी सेंस इस्तेमाल करनी है। नोट्स का वहां फायदा होता है जहां पर फ्लो में चल रहे होते हैं तो नसीहतें लेके चल पड़े, लेकिन हर सवाल में आप देखेंगे कुछ डिफरेंट सी फिरकी लगाई होगी, फिर वहां पर नोट्स आपको गुमराह करने वाले बन जाएंगे। इसलिए मैं इसमें नोट्स नहीं लिखवा रहा। तो इस तरह से नहीं, यूनिट्स और प्राइस से जाना पड़ेगा। ये बात ठीक है ना? अच्छा, अब मैं इससे एक थोड़ी सी एडवांस बात कर रहा हूं, अगर पकड़ी जाए तो ठीक है, नहीं तो जाने देना। इस सवाल को भी इस तरह कर सकते थे। कैसे? क्रेडिट सेल निकाल ली, टोटल सेल निकाल ली, ये इसका कितने परसेंट है? ये इसका कितने परसेंट है? पूरा? अच्छा, देखें, कैश सेल्स हम पहले कैसे निकाला करते हैं लोटस वाले सवाल में? पिछले साल की सेल 1.3, इसका कितने परसेंट कैश सेल होगी? अभी निकाली ना आपने, 39 पॉइंट समथिंग, वो क्रेडिट निकाली है ना। देखें, ये वर्किंग कर ली ना। मैं अब सिर्फ ये कह रहा हूं कि अगर आप यूनिट्स निकाल के, प्राइस निकाल के मल्टीप्लाई ना करना चाहें, चले ना, रहने दें। एक और तरीका, ये जो अब बात बता रहा हूं उससे कंफ्यूज हो रहे हैं तो इग्नोर कर देना। ये यूनिट्स और ये यूनिट्स निकाल लिए, क्रेडिट सेल टोटल सेल का कितने परसेंट? 61.5% ना, 61.5%। और ये मैंने पहले भी अर्ज की थी कि जो टोटल सेल्स कैश और क्रेडिट में परसेंटेज तोड़ी होती है, ये ग्रॉस सेल्स होती है, यानी प्राइस चेंज के पहले होती है। तो टोटल सेल्स का 61.5% क्रेडिट सेल है, तो इसका मतलब 38.5% कैश सेल है। ये लोटस वाले तरीके से हो रहा है। ठीक है, और कैश सेल में और क्या करूं? ये कर दूं, इनको सॉल्व कर दो। कितना आ रहा है आगे? क्रेडिट ट्रिपल टू 35, नहीं, 222 नहीं है, ट्रिपल टू जीरो नहीं यार,
अच्छा ठीक है, कितना बन गया ये, कितना, ठीक है। और हमने कितना निकाला हुआ है, 3570। तो ये राउंडिंग ऑफ का फर्क है। राउंडिंग ऑफ क्यों, क्योंकि मैंने पहले सेल प्राइस निकाली, उसको मैंने राउंड किया, फिर सेल प्राइस को इस्तेमाल किया, और इसी तरह से ये भी मैंने राउंड किया हुआ, वरना एग्जैक्टली 61.5% नहीं बन रही क्रेडिट सेल्स। तो राउंडिंग ऑफ का फर्क है, वरना देखिए वही आंसर आ गया, जो वर्किंग वन में आ रहा है वही आंसर आ गया। यूनिट्स निकाले, प्राइस से मल्टीप्लाई किया तो सेल्स निकली। मैंने कहा कि आप अगर ये करना चाहें जी, पहले तो हम इस तरीके से कर रहे थे, तो यहां क्यों नहीं कर सकते, यहां भी कर सकते हैं। इन यूनिट्स का रेशियो निकाला कि कितने परसेंट क्रेडिट है कितने परसेंट कैश है, और लोटस वाले तरीके से कर लिया। अब ये मल्टीपल वैरायटीज इसलिए बता रहा हूं, करके दिखा रहा हूं, ताकि आपका दिमाग और खुले। बजटिंग में और सीवीपी में आपको बहुत ज्यादा एक्टिव होना पड़ेगा, आपको खुद बहुत ज्यादा वैरायटियां सोचनी पड़ेंगी, तो स्ट्रांग हो जाएंगे, हिम्मत करेंगे हो जाएंगे। अब ये एक ही जगह पहुंचने के मुख्तलिफ रास्ते हैं ना। आपने किसी आप घर से कॉलेज चले आते हैं, आपको इस पूरे इलाके का नक्शा क्लियर होता जाएगा अगर आप घर से कॉलेज आने का रूट बदलेंगे। तो कभी एक रास्ते से आएंगे, कभी दूसरे रास्ते से आएंगे, कभी तीसरे रास्ते से आएंगे, तो आपको सारे इलाके का जो नक्शा है ना वो क्लियर होना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर आप अपने घर से कॉलेज तक जिस रास्ते से आते हैं उसी रास्ते से आते रहेंगे सारी जिंदगी, तो आपको अपने इलाके का जो नक्शा है वो क्लियर नहीं हो पाएगा। आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, कहीं फंस भी गए, कोई डिफरेंट गली में फंस गए, आपको पूरे नक्शे का पता था, आप निकल आएंगे बाहर। लेकिन अगर आप सिर्फ घर से कॉलेज तक जो एक गली थी आप बस उसी पे चलते रहे, तो अगर कहीं पर वो गली बंद हो गई, जैसे आजकल हालात में हुआ है, तो आप फिर मंजिल पे नहीं पहुंच पाएंगे। तो इसलिए आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होंगे, लेकिन ये कमजोर दिल लोगों के लिए नहीं है। वो बेचारे घबरा जाएंगे कि ये क्या हो रहा है और ये क्या हो रहा है। तो कम से कम जिस तरह से मैं करा रहा हूं वैसे तो चलें। वैसे एक एडवांस बात बता रहा हूं कि आप जितना ज्यादा इस पे सोचेंगे ना कि अच्छा ये भी हो सकता नहीं, इस तरह क्यों नहीं हो सकता था, वो देखें करके दिखा दिया मैंने, तो इससे कॉन्सेप्ट्स और इंप्रूव होते हैं। लेकिन ये वाले काम सारे बच्चों के लिए नहीं है। पहले बड़े कमजोर दिल बच्चे होते हैं जो बड़ी मुश्किल से बजटिंग के सवाल कर रहे होते हैं। तो बजटिंग के लिए जो लोग मरने वाले हो गए उनके लिए एक हौसले की बात यह है कि आप समझिए कि आपने 85 नंबर में से 50 नंबर लेने, आपके पेपर में सवाल है ही नहीं। अगर आप बजटिंग से इतने परेशान हो जाएं कि आप नहीं तो मेरे से नहीं होगा, तो आप समझिए आपने 85 में से 50 नंबर लेने, आपने सवाल करना ही नहीं, है ही नहीं। और अच्छी बात यह है कि आपके पास वो 85 नंबर सॉल्व करने के लिए पूरे 3 घंटे होंगे। 15 नंबर का सवाल अगर बजटिंग का आ रहा है तो 85 नंबर है ना। फिर नहीं, अगर वाकई मरने वाले हो गए तो आप उन 85 पे ज्यादा फोकस कर लें। लेकिन इसको इतना जरूर बेस्ट एफर्ट करें कि आप उन 85 में से ही क्या पता 47 पे फेल हो जाए। तो बजटिंग पे इतना तो हाथ पैर चला सके हो ना कि 3-4 नंबर घसीट के 50 कर जाएं। तो बजटिंग को छोड़ने को नहीं कह रहा, मैं आपको सिर्फ इतना कह रहा हूं कि अगर आप बजटिंग से इतना ज्यादा परेशान हो जाएं कि आपका कॉस्ट अकाउंटिंग का कॉन्फिडेंस खराब हो जाए, तो फिर इसको आप समझिए कि ये एक एक्स्ट्रा सवाल है, मैं एंड पे इसको बोनस के तौर पे देखूंगा। ये आखिरी हल कहा है मैंने। अब इसी बात को नहीं पकड़ लेना, नहीं सर ने कहा था बजटिंग छोड़ देनी, सर ने ऐसा नहीं कहा बजटिंग छोड़ दें, नहीं मैंने नहीं कहा। अच्छा, एक तो स्प्रिंग 19 में ये वर्किंग वन वाली बात हो गई है, नहीं और आगे और भी है। अब इस सवाल में ऐसा एक कुछ नया है जो पिछले सवालों में नहीं था, वो ये। अच्छा, अब जो मैं बात बताने लगा हूं, आप को अगर सवाल याद है तो ठीक है, नहीं तो सामने खोल के रख लेना और फिर मेरी बात समझ आ सके। मैंने एक लोटस इंजीनियरिंग वाला लोटस एंटरप्राइजेज वाला सवाल कराया था, जिसकी मैंने भी यहाँ मिसाल भी दी है। उसमें क्या किया था कि सेल्स का वॉल्यूम 30% बढ़ रहा था, तो हमने वही 1.3 मटेरियल पे भी लगाया था, वेरिएबल कन्वर्जन पे भी लगाया था और वेरिएबल ऑपरेटिंग पे भी लगाया था। पॉइंट क्या था कि अगर सेल्स की क्वांटिटी बढ़ेगी तो वेरिएबल खर्चे भी बढ़ेंगे, इसलिए वही 1.3 हर एक पे लगाया था। इसी तरह
जो अभी इससे पहले होमवर्क डिस्कस किया है स्प्रिंग 18, उसमें सेल्स ग्रो कर रही थी ऑन एन एवरेज 6.5%, वो मैंने परसों निकाल के दिया था। तो हमने फिर मटेरियल को भी 6.5% बढ़ाया था, लेबर, वेरिएबल, इन सबको 6.5% बढ़ाया था। क्यों? सेल्स बढ़ेंगी तो वेरिएबल खर्चे भी बढ़ेंगे। रेनबो पेंट्स जो परसों किया था, रेनबो पेंट्स, उसमें सेल्स 10% वॉल्यूम बढ़ रहा था, तो हमने फिर वही 10% मटेरियल को भी बढ़ाया था, वेरिएबल खर्चों को भी बढ़ाया था। तो इसमें क्या बात याद रख ली? इन 4 सवालों से क्या सामने आ गया कि अगर सेल्स की क्वांटिटी बढ़ रही है तो वेरिएबल खर्चे भी बढ़ेंगे। यहां तक क्लियर है ना? अब इसमें नई वैरायटी क्या आ गई? सेल्स बढ़ रही है 30%, तो हम मटेरियल और वेरिएबल ओवरहेड्स को क्यों बढ़ा रहे हैं? वेरिएबल सेलिंग खर्चों को क्यों बढ़ा रहे हैं? क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि अगर सेल्स 30% बढ़ेंगी तो हम 30% चीजें तभी ज्यादा बेचेंगे ना जब 30% ज्यादा बनाएंगे। तो इसलिए जो मैन्युफैक्चरिंग के खर्चे थे वो भी 30% बढ़ाए थे, और सेल्स ज्यादा बढ़ेंगी 30%, तो फिर सेलिंग एक्सपेंसेस तो 30% बढ़ेंगे ही। तो सेल्स जिस वॉल्यूम से बढ़ रही थी, हमने कहा प्रोडक्शन भी इतनी ही वॉल्यूम से बढ़ेगी, लॉजिकल बात है। तो हमने प्रोडक्शन वाले खर्चे भी 30% से बढ़ाए थे, और वेरिएबल सेलिंग खर्चे क्यों 30% बढ़ाए थे? क्योंकि वो सेल्स के साथ लिंक है। ये कैसे पता कि जितना वॉल्यूम सेल्स का बढ़ेगा उतना ही प्रोडक्शन का बढ़ेगा? ये कैसे पता? लोटस इंटरप्राइजेस ओपनिंग क्लोजिंग फिनिश गुड्स नहीं थी। जब फिनिश गुड्स इन्वेंट्री ही नहीं है तो जितना बनेगा वही बिकेगा। जब ओपनिंग क्लोजिंग फिनिश गुड्स नहीं है तो जितनी हमने बनानी है उतनी बेचनी है। तो अगर सेल्स 30% बढ़ेंगी तो प्रोडक्शन भी 30% बढ़ेगी। चूंकि प्रोडक्शन 30% बढ़ेगी इसलिए प्रोडक्शन के वेरिएबल खर्चे भी 30% बढ़ेंगे। ठीक है? स्प्रिंग 18 सादिक लिमिटेड ओपनिंग क्लोजिंग फिनिश गुड्स नहीं थी, तो अगर सेल्स 6.5% बढ़ रही हैं तो प्रोडक्शन भी 6.5% बढ़ेगी। तो इसलिए प्रोडक्शन के जितने वेरिएबल खर्चे हैं वो भी 6.5% बढ़ेंगे, और जो वेरिएबल सेलिंग के खर्चे हैं वो भी 6.5% बढ़ेंगे। रेनबो पेंट्स लिमिटेड, उसमें ओपनिंग क्लोजिंग फिनिश गुड्स 0 नहीं था रेनबो पेंट्स में, लेकिन ओपनिंग क्लोजिंग फिनिश गुड्स क्वांटिटी बराबर थी। जब ओपनिंग क्लोजिंग फिनिश गुड्स की क्वांटिटी बराबर थी, तो अगर ओपनिंग क्लोजिंग की फिनिश गुड्स की क्वांटिटी बराबर है तो जितनी प्रोडक्शन उतनी ही सेल। इसलिए रेनबो वाले में भी जितना सेल को बढ़ाया था 10%, उतना फिर प्रोडक्शन को भी बढ़ाया था। देखें पिछले साल, खुद ही फिगर अज्यूम कर रहा हूं, 10 यूनिट्स ओपनिंग फिनिश गुड्स, प्रोडक्शन लेट से 80 और क्लोजिंग 10, सेल हो गई 80। अब अगर इस सेल को अगले साल 10% बढ़ाना है, 88 करना है, लेकिन स्टॉक वही 10 का 10 ही रखना है, तो फिर प्रोडक्शन भी तो 88 करेंगे ना। इसका मतलब सेल्स 10% बढ़ रही है तो प्रोडक्शन भी 10% बढ़ रही है। ये रेनबो लिमिटेड है, ये रेनबो पेंट्स वाला है कि ओपनिंग क्लोजिंग फिनिश गुड्स चूंकि सेम क्वांटिटी थी इसलिए सेल और प्रोडक्शन अगेन सेम। तो लोटस इंटरप्राइजेस, रेनबो पेंट्स लिमिटेड, सादिक लिमिटेड, इन तीनों में क्या हुआ? चूंकि ओपनिंग क्लोजिंग फिनिश गुड्स या तो थी नहीं या सेम थी, तो सेल्स का क्वांटिटी ग्रोथ इज इक्वल टू प्रोडक्शन का क्वांटिटी ग्रोथ। इसलिए सारे वेरिएबल प्रोडक्शन खर्चे भी, यानी डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल ओवरहेड्स, वो भी सेल वाले वॉल्यूम से ही बढ़े थे, और सेलिंग एक्सपेंसेस वो तो बढ़ने ही सेल वाले वॉल्यूम से थे। लेकिन स्प्रिंग 19 में क्या हुआ? स्प्रिंग 19 में यह हुआ, वर्किंग 2 देखिए, फिनिश गुड्स का ओपनिंग 40,000 यूनिट्स है, फिनिश गुड्स के ओपनिंग 40,000 यूनिट्स हैं, और क्लोजिंग के बारे में कहा है कि वो 8% बढ़ जाएंगे। ये पॉइंट नंबर 4 में लिखा हुआ है। किससे बढ़ जाएंगे? जितने पिछले साल थे। तो इसका मतलब है ओपनिंग और क्लोजिंग फिनिश गुड्स में फर्क आ गया ना। तो अगर ओपनिंग क्लोजिंग फिनिश गुड्स में फर्क आ गया तो फिर प्रोडक्शन और सेल्स बराबर होगी? नहीं, प्रोडक्शन सेल्स तो तब बराबर होती
जब ओपनिंग और क्लोजिंग जीरो होता या ओपनिंग और क्लोजिंग बराबर होता। सिंपल मैथ है, ये दोनों बराबर हैं तो फिर ये दोनों भी बराबर है। लेकिन अगर ये दोनों डिफरेंट हैं, अगर ये 12 है तो फिर ये 88 नहीं आएगा, फिर ये 86 हो जाएगा। तो इस सवाल के अंदर चूंकि ओपनिंग और क्लोजिंग फिनिश गुड्स डिफरेंट थी, इस वजह से सेल्स और प्रोडक्शन भी डिफरेंट थी। तो 2020 जिसका हम बजट बना रहे हैं वर्किंग 2, इसकी प्रोडक्शन आ गई 471 200। इतने यूनिट्स हम प्रोड्यूस करेंगे, और अगर इतने प्रोड्यूस करेंगे तो पिछले साल कितने प्रोड्यूस करेंगे? अच्छा, पिछले साल हमें नहीं बताया कि ओपनिंग फिनिश गुड्स कितनी थी, तो मजबूरन हमें अज्यूम करना पड़ेगा कि वो 40,000 ही थी, और हल नहीं है ना। तो इसका मतलब पिछले साल की सेल्स भी 3,60,000 थी और पिछले साल की प्रोडक्शन भी 3,60,000 थी। तो वर्किंग 2 के अंदर ही देखिए, पिछले साल की प्रोडक्शन 3,60,000 थी, इस साल की प्रोडक्शन 471 200 है, तो प्रोडक्शन ने 30.89% बढ़ना है। सेल्स कितनी बढ़ रही है? 30%। प्रोडक्शन कितनी बढ़ रही है? 30.89%। तो सेल्स का क्वांटिटी ग्रोथ और प्रोडक्शन के क्वांटिटी ग्रोथ में फर्क आ गया। तो अगर सेल्स और प्रोडक्शन के क्वांटिटी ग्रोथ में फर्क है, तो सेल्स को और वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस पे कौन सी वाली ग्रोथ लगानी है? सेल्स पे और वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस पे 30%, यानी सेल्स वाली ग्रोथ, और प्रोडक्शन खर्चों के ऊपर प्रोडक्शन वाली ग्रोथ लगानी। ये नोट लिख लें। ये जो इतना कुछ समझाया है ना, इसको मैं एक बार फिर बताता हूं, फिर अपने अल्फाज में लिख लेना। अगर ओपनिंग क्लोजिंग फिनिश गुड्स ना हो या सेम हो, ओपनिंग क्लोजिंग फिनिश गुड्स क्वांटिटी की बात कर रहा हूं, ओपनिंग क्लोजिंग फिनिश गुड्स जीरो हो या सेम हो क्वांटिटी, तो फिर सेल्स की क्वांटिटी ग्रोथ और प्रोडक्शन की क्वांटिटी ग्रोथ सेम होगी, और वही ग्रोथ प्रोडक्शन खर्चों पे भी लगेगी और सेलिंग वेरिएबल खर्चों पे भी लगेगी। पहले इतनी बात लिख लें। ये नोट दोबारा बता रहा हूं अगर ओपनिंग क्लोजिंग फिनिश गुड्स की क्वांटिटी या तो जीरो हो या ओपनिंग क्लोजिंग फिनिश गुड्स की क्वांटिटी सेम हो, तो उस सूरत में सेल्स का क्वांटिटी ग्रोथ और प्रोडक्शन का क्वांटिटी ग्रोथ सेम है, इसलिए वही सेम ग्रोथ वेरिएबल प्रोडक्शन खर्चों पे भी लगेगा, वेरिएबल सेलिंग खर्चों पे भी लगेगा, और सेल्स पे भी वही लगेगा। पहले ये बात लिख लें।
मैंने उमैर एंटरप्राइजेस का सलूशन देना था क्या? मैंने उमैर एंटरप्राइजेस का सलूशन वो जो उस दिन किया था बोर्ड पे, वो मैंने कहा था कि मैंने कहा था कि सलूशन से ही दिखाऊंगा। अरे हाँ, ये तो अपलोड ही नहीं किए। 43 समीर, एक मिनट पॉज करना। अच्छा, ये लिख लिया। अब नोट का अगला हिस्सा, अगर ओपनिंग और क्लोजिंग फिनिश गुड्स की क्वांटिटी डिफरेंट है तो यकीनन प्रोडक्शन और सेल्स का ग्रोथ भी डिफरेंट है। तो अगर प्रोडक्शन और सेल्स की ग्रोथ रेट डिफरेंट है, प्रोडक्शन और सेल्स की ग्रोथ डिफरेंट है, तो सेल्स और वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस पे सेल्स वाला ग्रोथ रेट इस्तेमाल होगा और वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट के ऊपर प्रोडक्शन वाला ग्रोथ रेट इस्तेमाल होगा, जैसे स्प्रिंग 19 में हुआ है। ठीक है, दिख लिया। अच्छा, स्प्रिंग 19 में इसके अलावा जो बाकी एक्सपेंसेस हैं वो ठीक हैं, उसमें मुझे कोई इतना बड़ा मसला नहीं लग रहा, वो आप कर सकते हैं। जैसे हाँ, एक टाइपिंग मिस्टेक है जो वर्किंग 3 है, बल्कि नहीं, टाइपिंग मिस्टेक क्या, मैं अभी नया वाला सोल्यूशन अपलोड कर देता हूँ। नहीं, कोई नहीं, कोई टाइपिंग मिस्टेक नहीं, मैंने इसका सोल्यूशन अपलोड किया था। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है, कोई टाइपिंग मिस्टेक नहीं, मैं तो सही वाला ही अपलोड करूँगा। अच्छा, ये होमवर्क किसका था? लेक्चर 44 का ना? हाँ जी। ठीक है, कोई प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं, ठीक कर दी मैंने। तो उसके अलावा रॉ मटेरियल, ये पहले भी हम काम कर चुके हैं। ये रॉ मटेरियल का पर यूनिट जो रेट निकाला हुआ है वर्किंग 4 के अंदर, ये इसी जम्पशन पे निकाला हुआ है कि पिछले साल प्रोडक्शन और सेल्स बराबर थी। भाई अभी भी यही ज्यूम किया प्रोडक्शन सेल्स बराबर थी, तो उसको 360 से डिवाइड किया तो पर यूनिट रेट निकल आया। तो इसलिए वही पर यूनिट रेट जो पिछले साल वाला था उसको ओपनिंग से मल्टीप्लाई किया और उसको इन्फ्लेट करके और 2% डिस्काउंट का इफेक्ट लेके, तो ये वर्किंग 4 के अंदर 448700 इससे मल्टीप्लाई किया। ये वर्किंग 4 दोबारा समझ लीजिए, हमने 471 200 यूनिट्स बनाने हैं और इतना ही मटेरियल चाहिए, क्योंकि ये तो नहीं पता ना कि कितने एक यूनिट के लिए कितना मटेरियल लगता है, तो एक ही लगता होगा। तो जो ओपनिंग के यूनिट्स थे पहले वो इस्तेमाल होंगे, बाकी नए चाहिए होंगे, तो नए वाले महंगे होंगे, तो उस नए वाले महंगे के लिए
ये नया रेट निकाला, ये जो डबल मकड़ी बना के निकाला हुआ है कि 3111 को पहले 10% महंगा किया और उस पर 2% डिस्काउंट, जो ट्रेड डिस्काउंट मिल रहा है ना, बल्क डिस्काउंट, उसका इफेक्ट लिया और उसकी नई प्राइस आ गई 3353.78। तो जितने नए खरीदने पड़ेंगे उन पे ये नया वाला रेट लगाया और जो पुराने पड़े हुए हैं वो तो 70 मिलियन हैं ही। तो मटेरियल कंजम्पशन 1574.84 आ गया और वेरिएबल कन्वर्जन वैसे ही की हुई है जैसे पहले सवालों में करते थे, पिछले साल की कॉस्ट इनटू क्वांटिटी चेंज इनटू प्राइस चेंज। तो इस तरह से बाकी में कोई मसला लग नहीं रहा मुझे, कोई हो तो पूछ लीजिएगा। ये स्प्रिंग 19 है। अच्छा, अब चूंकि डिस्कशन में टाइम काफ़ी लग गया और वैसे भी उसके अलावा भी जो बजटिंग है उसमें मैंने अब जो अगला सवाल कराना था वो ज़्यादा मुश्किल था, तो मुझे लग रहा है कि चलो एक क्लास और बढ़ा लेता हूँ उसमें, कोई नहीं, एक दिन आगे चला जाएगा कोर्स या एक संडे को एक्स्ट्रा क्लास लग जाएगी, लेकिन ठीक है एक सवाल मैं और करा देता हूँ। तो एक निस्बतन हल्का सवाल, इतना भी खैर हल्का नहीं है लेकिन निस्बतन हल्का है ये मैं आपको एक और सवाल करा रहा हूँ, तो कोशिश करता हूँ कि ये हो जाए आधे घंटे में। तो आप ऐसा करिए कि जिनके पास पैक की बुक है उसमें ये सवाल था उसमें ये सवाल था ही नहीं। राइस की बुक में देखना ज़रा आई कैप क्वेश्चन बैंक के सवालों के अंदर एक होगा बीटा प्राइवेट लिमिटेड BPL, है कहाँ पर है? जी बिल्कुल। अभी हम एक सवाल कर रहे हैं, ये पैक की बुक में नहीं था, राइस की बुक में है, ये पेज 428 पे क्वेश्चन नंबर 2, बीटा प्राइवेट लिमिटेड BPL। और जिनके पास राइस की बुक नहीं है, आई कैप क्वेश्चन बैंक है, तो आई कैप के पुराने क्वेश्चन बैंक के अंदर ये 8.2 था, और जिनके पास आई कैप की नई बुक है ये उसके अंदर भी था एग्जाम्पल 5 है पेज 293 के ऊपर। तो ये आई कैप की नई बुक में भी है, आई कैप के पुराने क्वेश्चन बैंक में भी था और राइस की बुक में भी है, पैक में ये नहीं है। अच्छा, आई कैप की नई बुक में जो लोग देख रहे होंगे उसमें चूंकि सवाल और आंसर का फर्क नहीं पता होता, तो मैं आपको फर्क डलवा देता हूं। पेज 294 के ऊपर
जब पहले दो बुलेट पॉइंट हो जाएंगे और उसके बाद अगली लाइन होगी इन ऑर्डर टू प्रिपेयर बजटेड प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर 2003-2004 स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशंस आर एज फॉलोज। तो यहां से सोल्यूशन शुरू होने लगा है। तो इसकी ये जो दूसरा बुलेट पॉइंट है ना जी, ओवरऑल एफिशिएंसी, बस ये सवाल का आखिरी पॉइंट है और इसके बाद रिक्वायरमेंट है कि बजटेड प्रॉफिट एंड लॉस बना दें 2003-2004 का। ये सवाल पढ़ लीजिए, ये मैं बोर्ड पे करता हूं। हाँ जी, पढ़ लें तो शुरू करूं? चले पढ़ ली, जिन्होंने नहीं पढ़ा वो लेक्चर पॉज करके पढ़ लें, लेकिन पढ़ा हो ये बड़ा जरूरी है। ये भी सीए फाइनल का ही सवाल है आपके लेवल ही, अब आप ही का लेवल है सारा। अब सीए फाइनल में बजटिंग के सवाल नहीं उस तरह आते, तो ये आप ही के लेवल का है। वैसे एक हिस्टोरिक फैक्ट बता रहा हूं कि ये सीए फाइनल का सवाल था।
BPL budgeted profit and loss for the year ending क्या है, नवंबर दिसंबर जून, क्या ईयर एंड क्या है? चलो कोई नहीं, कोई महीना नहीं, कोई बात। हमने बजट बनाना है 4-5 का कि 3-4 का? गिवन क्या है? 3 का गिवन है, 4 का बनाना है। हाँ जी ठीक, 2004 का बजट बना रहे हैं हम। रुपीज, मिलियन, थाउजेंड, क्या करूं? मिलियन, मिलियन। सेल्स, सेल्स जो पिछले साल की हैं उसमें वॉल्यूम इंक्रीज कितना आएगा? सवाल के एंड में बताया हुआ है, पॉइंट नंबर 5 के नीचे दूसरा बुलेट पॉइंट, 25%। और सेल प्राइस में कितना इंक्रीज आएगा? 150 रुपए पर यूनिट। अगर ये भी इंक्रीज परसेंटेज में बताया होता, लेट से 10%, तो हम क्या करते? पिछले साल वाली सेल्स इंटू 1.25 इंटू 1.1। अगर सेल प्राइस का इंक्रीज 150 रुपए की बजाय 10% कहा होता, तो पिछले साल की सेल्स इंटू 1.25, ये 1.25 क्या? वॉल्यूम इंक्रीज, इंटू 1.1 जो प्राइस इंक्रीज है। लेकिन प्राइस की इंक्रीज परसेंटेज की बजाय 150 रुपए में बता दी। अब या तो इसकी परसेंटेज निकाल के कर लें, या जिस तरह पहले पिछले 2 सवालों में किया है कि यूनिट्स निकालें और प्राइस निकालने से मल्टीप्लाई कर दें। दोनों बातें ठीक हैं। तो सेल्स की अब हम कर लेते हैं वर्किंग। 150 रुपए इंक्रीज हुई है किससे? जितनी पिछले साल थी। तो पिछले साल हमें पहले सॉल्व करना पड़ेगा। 2003 में हमने यूनिट्स कितने बेचे थे? टोटल कैपेसिटी कितनी थी? टोटल कैपेसिटी थी हमारी 4 मिलियन। और हमने कितने? 68%। तो पिछले साल हमने कितने यूनिट्स बेचे थे? 2720। इतने ना? पिछले साल सेल प्राइस कितनी थी? ये कैसे निकालें? 3400 मिलियन सेल्स दी हुई है और इतने यूनिट्स थे, तो एक यूनिट कितने का था? ये पिछले साल हो गए। अगले साल क्या होगा? अगले साल के यूनिट्स कितने बेच लेंगे हम? पिछले साल के यूनिट्स को क्या करूं? 1.25। कितने यूनिट्स बेच लेंगे? 3.4 मिलियन। अगले साल की प्राइस कितनी रख लें? 1250 प्लस 150। 150 रुपए पर यूनिट बढ़ेगी ना, तो अगले साल प्राइस रख लेते हैं 1400। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल सेल्स हो जाएंगी 3.4 मिलियन इंटू 1400 रुपए, 4760 मिलियन। ये सेल्स निकल आए।
ये हो गई सेल्स। चले आगे चलते हैं। ओपनिंग क्लोजिंग फिनिश गुड्स हैं। ओपनिंग क्लोजिंग फिनिश गुड्स हैं। ओपनिंग या क्लोजिंग फिनिश गुड्स थी कहीं? हाँ जी, ओपनिंग क्लोजिंग फिनिश गुड्स हैं? नहीं है। तो फिर ऐसा करते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड और कॉस्ट ऑफ सेल्स एक ही है, तो इधर फेस पे ही कर देते हैं। चलो कर देते हैं यार, कर देंगे ना। चलो फाइल हो गई अपलोड। ठीक है जी, अब आते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स। करना है तो कर लें, लेस कॉस्ट ऑफ सेल लिखें, फिर ओपनिंग फिनिश गुड ज़ीरो, क्लोजिंग फिनिश गुड ज़ीरो, लेकिन मैं बोर्ड पे भी जगह बचा लेता हूँ। कॉस्ट ऑफ सेल्स या कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड सेम है इस सवाल में। तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और एफओएच। डायरेक्ट मटेरियल पे आते हैं। पिछले साल डायरेक्ट मटेरियल कितना था? 1493। कहीं रॉ मटेरियल के ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक का जिक्र? ये तो प्राइस बढ़ रही है ना। कहीं ओपनिंग क्लोजिंग रॉ मटेरियल के स्टॉक का जिक्र नहीं है, तो ये आसान हो गया। वरना पिछले 2-3 सवालों से क्या हो रहा था कि रॉ मटेरियल का स्टॉक पड़ा हुआ है, कुछ पुरानी कुछ नई, ये आसान हो गया। तो इनटू 1.25 और इनटू महंगाई। कितनी महंगाई है मटेरियल की? 5%। बस हो गया मटेरियल। स्टॉक नहीं है ना, तो जितनी पिछले साल मटेरियल कंजम्पशन थी कॉस्ट इनटू क्वांटिटी चेंज इनटू महंगाई। मटेरियल में महंगाई 5% होनी है, वो डाल दी। और चूंकि ओपनिंग क्लोज अभी बताई थी, चूंकि ओपनिंग क्लोजिंग फिनिश गुड्स नहीं है, तो सेल्स का ग्रोथ ही प्रोडक्शन का ग्रोथ है, इसलिए मटेरियल पे भी मैंने वही 25% लगा दिया। कितना? 19 59 कर सकते हैं। डायरेक्ट लेबर
डायरेक्ट लेबर, इसमें इस सवाल में ना डायरेक्ट लेबर एक अच्छी कैलकुलेशन है और एक कमीशन। तो डायरेक्ट लेबर मैं करा रहा हूं, कमीशन उम्मीद है आप पे छोड़ दूंगा। डायरेक्ट लेबर समझ ले, उसके अलावा देखता हूं जितना भी कर सकूं। डायरेक्ट लेबर देखते हैं। वर्किंग 2, डायरेक्ट लेबर की वर्किंग देखते हैं। जितने लोग हमारे पास काम कर रहे हैं, अगर उसी ही एफिशिएंसी के साथ, उसी काबिलियत के साथ, वही परफॉर्मेंस, यानी 1 यूनिट बनाने में उतना ही टाइम, उतनी ही मेहनत करते जो उनका एग्जिस्टिंग प्रोडक्टिविटी है, जो एग्जिस्टिंग लेबर हमारा है, अगर उसी स्पीड, उसी मेहनत, उसी तरतीब से काम करते तो इस साल भी कितने यूनिट्स बनाते? कितने बनाए थे? 2.72। और इस साल भी कितने ही पैसे लेते? जितने पिछले साल लिए थे। कितने लिए थे पिछले साल? डायरेक्ट लेबर कितनी थी? 360। महंगाई तो हो जाती कि महंगाई भी ना होती? कितनी? कितनी हो जाती फिर? थ्री 80.35। हाँ भाई, आज कितने होमवर्क दूं? एक तो ये पूरा करना होगा और एक होमवर्क। अगर हम इस साल भी लेबर से उसी स्पीड, उसी एफिशिएंसी से काम करवाते तो इतने पैसे देके इतने यूनिट्स बना के देते। लेकिन हमारा इतने यूनिट से काम नहीं चलेगा, हमें तो प्रोडक्शन ज़्यादा करनी है। तो हम ऐसा करते हैं कि इन्हीं लोगों को थोड़ी सी लालच देते हैं, इनको थोड़ा सा मोटिवेट करते हैं और हम इनको कहते हैं कि बोनस ले लो। कितना बोनस दे रहे हैं हम उनको? बोनस दे रहे हैं 20%। हम अगर उसको बोनस दे देते हैं, कितना खर्चा आएगा? बोनस कितना देंगे हम? 385.35 का 20% कितना? 77.07। इस बोनस की लालच में क्या होगा? लास्ट बुलेट पॉइंट, प्रोडक्शन 15% से बढ़ जाएगी। यानी अगर उन्होंने पहले 2.72 बनाए थे तो अब और कितने बना देंगे? नहीं, डिफरेंस बता दें। वो अलग अलग लिख रहा हूं मैं, तो डिफरेंस बता दें। यानी 15% लें, 1.15 ना करें। 2.72 का 15% करें, 1.15 ना करें। 4। ये बात दोबारा सुने, जो हमारे एग्जिस्टिंग लोग हैं, अगर उनसे उसी एफिशिएंसी, उतनी मेहनत के साथ काम लेते
तो वो अब भी इतने यूनिट्स बनाते और हमें उनको इतना पैसा देना पड़ता, क्योंकि महंगाई तो बहरहाल है। लेकिन अगर हम उनको और बोनस दें 20%, तो फिर वो हमें और यूनिट्स बना देंगे, इसका 15% और बन जाएगा। ये तो बन गए 3 पॉइंट समथिंग। 3.7 काम अभी भी पूरा नहीं चल रहा। हमने कितने यूनिट्स बनाने? 3.4 बनाने हैं। बन पाए? 3.4 बनाने ना, 3.7 किधर 3.73? ये 3.1 बने, काम नहीं चला ना। लास्ट सेंटेंस, फर्दर इंक्रीज इन प्रोडक्शन कैन बी अचीव्ड बाय हायरिंग एडिशनल लेबर एट 180 पर यूनिट। तो अब हम यहां पर नए लोग लाएंगे, एडिशनल लेबर, जिनसे हम मजीद इनका सम कर लें। 3.4 तक पहुंचना है, बैलेंस कितने और यूनिट्स चाहिए? 3.13 पहले बनी, ठीक है, माइनस 0.27 इतने यूनिट्स और बनवाने हैं, और उसके लिए हम जो नए लोग लाएंगे वो मिलेंगे 180 पर यूनिट। तो हमारा कितना रुपया लग जाएगा? 48.9 यानी हमें ये 3.4 मिलियन यूनिट्स बनाना कितना कॉस्ट कर जाएगा? डबल 1 पॉइंट, ये डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। लेबर यानी जो एग्जिस्टिंग लेबर है, मतलब सब एग्जिस्टिंग एफिशिएंसी, एग्जिस्टिंग उनकी मेहनत, तो फिर वो इतने यूनिट्स बना देंगे और पैसे इतने लेंगे, लेकिन हमारा इतने यूनिट से काम नहीं चलेगा। तो हमें उनको फिर लालच देके और यूनिट बनवाने पड़ेंगे, उस पर भी वो हमारा काम नहीं बनेगा, फिर हमें और लोग लाने पड़ेंगे। सवाल पूछने सर, जब सवाल में बताया गया कि हमारी एफिशिएंसी जो है वो 68% कम काम कर रहा है, जबकि 100% कर सकते हैं, तो सर हम कितने एडिशनल खर्चे क्यों कर रहे हैं? हम उसी को 100% पूरी करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? क्या क्या क्या? हमारी कैपेसिटी का भी हम 68% काम कर रहे हैं, ऐसे ही है सर। जब हमारी कैपेसिटी का हम 68% कर रहे हैं, हम उस 68% को बढ़ाने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं? हम एडिशनल खर्चे क्यों कर रहे हैं? ये एडिशनल खर्चे ही है ना, बोनस या कैपेसिटी को बढ़ाना। सर अपनी कैपेसिटी को, जो हमारी कैपेसिटी है हम उसको फिर तक पूरा क्यों नहीं कर रहे हैं? वही कर रहे हैं, कैपेसिटी है तभी तो और यूनिट्स बना रहे हैं, उससे ज़्यादा यूनिट बनाने के लिए मैं खर्चा भी कर तो वेरिएबल खर्चे करने पड़ रहे हैं ना। इस रूम में कैपेसिटी है 150 स्टूडेंट्स बैठने की, 70, लास्ट टाइम 70 का एडमिशन किया था, चलो इस दफा हम 100 का एडमिशन कर लेते हैं, 125 का एडमिशन कर लेते हैं, क्योंकि कैपेसिटी है, लेकिन एडमिशन वाले को कमीशन तो और देना पड़ेगा ना। वेरिएबल खर्चे तो बढ़ेंगे ना, जितनी कैपेसिटी है। लास्ट टाइम प्रोडक्शन कम की थी, चलो जगह है, इस दफा प्रोडक्शन और कर लेते हैं, तो जब प्रोडक्शन और करेंगे तो वेरिएबल खर्चे तो बढ़ेंगे ना, तो ये वेरिएबल खर्चे हैं लेबर। इसमें ये कैपेसिटी में ये नहीं आता कि हम लेबर को पैसे देते हैं, वो कैपेसिटी में नहीं आता। देखो अगर आप ये समझ रहे हैं कि जी उतने ही पैसों में काम, वो तो फिर फिक्स खर्चे हुए ना। जैसे इस बिल्डिंग का रेंट, मतलब सर मेरा सवाल ये है कि हमने एक एम्प्लॉय रखा हुआ है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सर राइट में आपको हायर किया स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए कि आपने 6 महीने तक ये सिलेबस खत्म करवाना है, ठीक है, आप कैपेसिटी 100% करते हैं, सिलेबस प्री खत्म करवाते हैं, जबकि कैपेसिटी थी 68%, 100% कि आपने नहीं किया, तो हम 68% किया, मिसाल दे रहा हूँ सर, ऐसा अच्छा होता नहीं है। अच्छा तो सर जब आपकी कैपेसिटी अच्छा, मैं ना ये पूरा कर लूँ, फिर ऑफ कैमरा मुझसे पूछ लेना। ठीक है।
ये डायरेक्ट लेबर हो गई। इसके बाद ओवरहेड्स ये आप कर सकते हैं खुद ही, लेकिन चले मैं कर देता हूं क्योंकि होमवर्क और सवाल दे रहे हैं। FOH वर्किंग 3, वेरिएबल FOH। पिछले साल वेरिएबल FOH कितने थे? पिछले साल जो प्रोडक्शन ओवरहेड्स दिए हुए हैं वो है 635, लेकिन पॉइंट 2 में लिखा हुआ है कि इस 635 में से 285 डेप्रिसिएशन है और उसके अलावा कुछ और फिक्स्ड है 165। तो बाकी वेरिएबल हुए ना। फिर वेरिएबल क्यों अलग करने पड़ रहे हैं मुझे? मैं टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड्स ही लिख लूं। मैं क्यों वेरिएबल और फिक्स्ड अलग अलग लिखूं? जो वेरिएबल है उन पे क्वांटिटी इंक्रीज भी लगनी है, इसलिए वेरिएबल की लाइन अलग और फिक्स्ड की अलग लिख रहा हूं। अच्छा, अब ये चीज है ना, इन सवालों को बार बार करके, मैंने नोट्स नहीं लिखवाए, लेकिन बार बार करके आपके जहन में क्या छप जाएगा कि हमने वेरिएबल ओवरहेड फिक्स्ड ओवरहेड अलग अलग करने हैं, क्योंकि वेरिएबल पे क्वांटिटी ग्रोथ आनी है, फिक्स पे सिर्फ इन्फ्लेशन आनी है। फिर इसमें रॉ मटेरियल एक लाइन में क्यों हो गया? क्योंकि रॉ मटेरियल का स्टॉक नहीं था, होता तो फिर वो वर्किंग करनी पड़ती, कुछ सस्ता कुछ महंगा। अब ये चीजें आप सवाल करेंगे ना तो जहन में बैठेंगी। और आप नोट्स बेशक खुद बना लेना, जरूर बनाना, एक लिस्ट बना लेना कि ये हो तो ये करना, ये हो तो ये करना, ये हो तो ये करना है। लेकिन अगर वो मैं बताऊंगा ना तो उसका नुकसान ये होगा कि अगला जो सवाल आएगा उसमें फिर कुछ डिफरेंट होगा, तो आप मेरे बताए हुए लाइनों पे ही बस सोचते रह जाएंगे। इसलिए मैंने बजटिंग में कोई खास नोट्स नहीं लिखवा रहा। पिछले साल 635 में से 285 तो डेप्रिसिएशन हो गई और उसके अलावा अदर कितने थे? 165। तो बाकी हो गए वेरिएबल। इसने 1.25 भी बढ़ना है और इसने इन्फ्लेट भी होना है। इसने इन्फ्लेट होना है 5%, पॉइंट नंबर 1 में लिखा हुआ, इसने 5% इन्फ्लेट होना है। टोटल में से मैंने फिक्स निकाल दिए, तो ये पिछले साल के वेरिएबल आ गए, उनको मैंने इस साल वॉल्यूम बढ़ाया और महंगा किया। कितना? 242.81। फिक्स्ड ओवरहेड्स 165 थे, इनको क्वांटिटी बढ़ाऊं या सिर्फ महंगा करूं? सिर्फ महंगा करूं या क्वांटिटी भी बढ़ाऊं? नहीं बढ़ानी, तो इसका मतलब सिर्फ महंगा करूं। तो इसको जब महंगा करूंगा तो इसकी महंगाई है कितनी? पॉइंट नंबर 1 में 5%। कितने? 173.25। और चूंकि हम कैश नहीं P&L बना रहे हैं तो डेप्रिसिएशन भी आएगी। डेप्रिसिएशन में भी थोड़ी सी अकाउंटिंग इन्वॉल्व हो गई। यहाँ उन्होंने कहा आप अकाउंटिंग भूल ना गए हो, तो डेप्रिसिएशन में अकाउंटिंग थोड़ी सी इन्वॉल्व हो गई। क्या इन्वॉल्व हुई? पिछले साल जितने भी एसेट्स हैं उन सब की डेप्रिसिएशन 285 थी। अगर इस साल भी सब उतने ही एसेट्स रहते, कोई चेंज ना आती, तो अगले साल डेप्रिसिएशन भी 285 होती। लेकिन एक मशीन का जिक्र है कि उसको हम कराएंगे ओवरहॉल, उस पर कैपिटल एक्सपेंडिचर करेंगे, उससे वो इम्प्रूव कर जाएगी। तो अब जब इम्प्रूव कर जाएगी तो उसकी डेप्रिसिएशन चेंज हो जाएगी। तो 285 में से उस मशीन की पुरानी वाली डेप्रिसिएशन निकाल के नई डेप्रिसिएशन डाल देते हैं। डेप्रिसिएशन को मैं कह देता हूं वर्किंग 3.1 और ये वर्किंग 3.1 आ गई इधर। टोटल डेप्रिसिएशन है 285, इसमें से निकाल देते हैं ओल्ड डेप्रिसिएशन
ऑफ मशीन, मशीन की बुक वैल्यू कितनी थी 35, आरवी कितनी थी 5 शायद, 5 साल और लाइफ कितनी थी 'नहीं, करंट बुक वैल्यू 40 है यार, 40 है, और 5 साल लाइफ थी, तो ये नॉर्मली कितना डेप्रिशिएट होता था पहले 7। अब ये कितना हुआ करेगा, पुरानी रेफचन निकाल के नहीं डाल देते, अब ये कितना डेप्रिशिएट हुआ करेगा 40 में 35 कैपिटलाइज होगा, माइनस नई आरवी कितनी होगी 9 मिलियन डिवाइडेड बाय, अब नई रिमेनिंग लाइफ कितनी होगी 12। अकाउंटिंग की है मैंने ये 5 पॉइंट, तो डेप्रिसिएशन में ये चेंज आएगा जिसकी वजह से ये रह जाएगा 283.5 है। ये हो गया FOH। डबल 9.56, ये हो गया FOH। अच्छा, बस ये सवाल मैं इतना ही छोड़ रहा हूँ, इसके बाद जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं वो आपसे हो जाएंगे, आसान से हैं, और हैं नहीं हो जाएंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हो जाएंगे। कमीशन एक चीज़ है जो मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि आप वो खुद सोचें, और अगर आपको लगे ना कि नहीं हो रहा सर, तो आप इसकी वर्किंग देख लेना कमीशन की, फिर आ जाएगा, फिर आपको खुद ही एहसास होगा यार तो आसान सी चीज़ थी। तो कमीशन आपने खुद ही करनी है, इसकी कमीशन खुद देखनी है, और बेशक पूरा सवाल ना करें, छोड़ दें आप इसको, बस बहुत है, इतना काफ़ी है। इसके बाद जो एडमिन सेलिंग है वो हस्बे तौफीक खुद कर रहे हो तो कर लेना, लेकिन कमीशन ज़रूर कर लेना, इसकी कमीशन करनी है आपने। पूरा सवाल दोबारा सॉल्व कर लें तो बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगा, नहीं करना तो मैं कम से कम रिक्वायर कर रहा हूं कि इसकी कमीशन आप ज़रूर देख लें, कर लेंगे आप, खुद ही हो जाएगी। तो अब इसके साथ एक सवाल होमवर्क तो बनता है ना, क्यों जी, एक सवाल तो कर लें होमवर्क, कि ना करें? हैं आसान तो नहीं है, अच्छा लो यार बता देता हूँ, क्या याद करोगे, 5 मिनट ऊपर लगा के कमीशन भी कर लेते हैं, नहीं अब रहने दो, कर लेते हैं। नाम बताऊं कमीशन, चलो नहीं बताते, ये खुद ही सोचें आप, ये खुद ही सोचें, ये कमीशन जो है ना ये आप खुद ही सोचें। ये जो कमीशन का एक टेबल है और उसके नीचे ये बताए हुए कि 3 प्रोडक्ट्स हैं और हर प्रोडक्ट की टीम है, उस टीम में इतने लोग हैं। ये जो प्रोडक्शन वाली बात आपने बताई है कि डेवलपमेंट बढ़ना, ये सब दोस्त के बच्चों को कल समझ आ रही होगी सवाल में। तो ये कमीशन आपने खुद करनी है। ठीक है जी, ये सवाल पूरा हो गया, और एक सवाल होमवर्क दे देता हूँ आपको। नहीं, कर लेंगे।
अच्छा, वो जो एक सवाल है ना, वो मेरा ख्याल है कि राइस की बुक में भी नहीं होगा, क्योंकि वो ऑटम 19 अटेम्प्ट है। देखो उसमें ऑटम 19 अटेम्प्ट है, इसमें तो नहीं है ऑटम 19। अच्छा, बजटिंग में पहला सवाल कौन सा? स्प्रिंग 19 है ना? हाँ, नहीं है। तो ऑटम 19 अटेम्प्ट का सवाल होमवर्क दे रहा हूँ, और इसका सोल्यूशन मैं अपलोड कर रहा हूँ, क्योंकि जो इसका पीछे सोल्यूशन है वो एक और तरीके से हुआ है। मैं वो तरीका बताता नहीं होता, मैं आपको एक और तरीके से लेके चलता हूँ। अगर कोई देखना चाहे बिल्कुल देखे, इसमें मैं कोई ये नहीं कहूँगा कि खबरदार वो सोल्यूशन देखा तो। लेकिन जिस तरह से मैंने कल बताया था ना, वो जो कल हमने सवाल किया था जिसमें ए और बी दो प्रोडक्ट थे, फिर एक इक्वेशन बना के, इक्वेशन ने उसमें ए और बी की सेल प्राइस निकाली थी, एक इक्वेशन बनाई थी, उस तरह से इसमें इक्वेशन बनानी पड़ेगी। x और 2x और 1.6x करके किया था ना कल, उस तरह से इसमें काम करना पड़ेगा। कल वाले में सिर्फ प्राइस को x रखा था, इसमें यूनिट्स को x रखना पड़ेगा। प्राइस बताई हुई, यूनिट्स को x रखना पड़ेगा। एक को x, दूसरे को 2x, दूसरे को 4x, इस तरह से रखना पड़ेगा। तो इसमें उसी तरह से जो इक्वेशन बनाई थी, इसमें वो मल्टीपल प्रोडक्ट्स, ये जो कल सवाल क्लास में किया था ना, वो कौन था वो जिसमें दो प्रोडक्ट थे ए और बी, एक कस्टमर को डिस्काउंट देते थे, फिर प्रोडक्ट ए बी के 5182 यूनिट्स बनाए थे, फिर ए के पता नहीं 44 RS लिमिटेड। तो ये उसी पैटर्न का एक सवाल था जिसमें मल्टीपल प्रोडक्ट्स थे। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 है ऑटम 19 अटेम्प्ट का, ये होमवर्क है आपका। और ये चूंकि ऑटम 19 अटेम्प्ट किताब में नहीं है, और इसमें ना कंट्रीब्यूशन का एक वर्ड आ रहा है। बेशक मैंने आपको कंट्रीब्यूशन नहीं सिखाया, लेकिन आपको बता देता हूं, कंट्रीब्यूशन का मतलब होता है सेल्स में से सारे वेरिएबल खर्चे माइनस। तो इसलिए इस सवाल में अगर कोई फिक्स्ड ओवरहेड दिए भी हैं तो उनका कुछ नहीं करना। सवाल में पूछा हुआ है प्रोडक्ट वाइज, यानी हर प्रोडक्ट की अलग अलग सेल्स, हर प्रोडक्ट की अलग अलग वेरिएबल कॉस्ट, मार्जिन निकालना है। इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे, लेकिन पूरी इनकम स्टेटमेंट नहीं, सेल्स माइनस वेरिएबल खर्चे, बस ये करना है सवाल में। तो ये ऑटम 19 अटेम्प्ट का क्वेश्चन नंबर 5 है। मैं ऐसा करता हूं कि बल्कि आप लोग ऑटम 19 अटेम्प्ट तो डाउनलोड कर ही लेंगे, या ये क्वेश्चन ही अपलोड कर दूं, क्या करूं? हैं, बच्चे पूरा पेपर ही डाउनलोड कर लेते होते हैं या? तो ऑटम 19 का सवाल, आप खुद ही पहुंचे सवाल तक। ऑटम 19 का क्वेश्चन नंबर 5 ये आपका होमवर्क है, और मैं उसका सोल्यूशन अपलोड कर रहा हूं, क्योंकि जो ICAP वाला सोल्यूशन है वो जिस तरीके से उन्होंने प्रोडक्ट्स निकाले हुए हैं वो मुझे मुश्किल लगता है। अगर किसी को आसान लगे कर ले, मैं तो अपनी बात कर रहा हूं, मुझे वो मुश्किल लगता है। ग्रुप में डाल देना भी। तो जो ICAP का सोल्यूशन है उसकी बजाय जो मैं सोल्यूशन अपलोड कर रहा हूं वो देख लीजिएगा। ICAP वाला किसी ने करना हो कर ले, गलत नहीं है, लेकिन मैं जिस तरीके से इक्वेशन बना के कल वाला सवाल सॉल्व करवाया था उसी तरीके से ये भी है। तो ये आपका होमवर्क है, ऑटम 19 क्वेश्चन नंबर 5, अमेरिकानो लिमिटेड, AL, अल्फा बीटा गैमा, 3 प्रोडक्ट्स हैं। ऑटम 19 क्वेश्चन नंबर 5 ये आपका होमवर्क है, और इसका सोल्यूशन मैं जो अपलोड करूंगा वो देखिएगा। ICAP वाला देखना हो बिल्कुल देख लें, नहीं रोक रहा मैं, लेकिन मैं जिस तरह इक्वेशन बना के कल कराया था उसी तरीके से मैंने सॉल्व करके आपको दिया है, इसलिए कह रहा हूं। गुफ्तगू के हवाले से मैं बात कर रहा था। तिरमिज़ी में एक रिवायत है,
सैयदना अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत में बाला खाने हैं। अच्छा, अब ये जन्नत में ना कुछ प्रॉपर्टी की तारीफ़ें कर रहे हैं कि जन्नत में बाला खाने हैं, उनका बाहर उनके अंदर से और उनका अंदर उनके बाहर से दिखाई देता है, यानी को बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का आर्किटेक्चरल खूबसूरती बयान हो रही है। तो एक अराबी खड़ा हुआ और उसने अर्ज़ की कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो किसके लिए हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो खुश कलामी करे, खुश कलामी जो अच्छे तरीके से बात करे, अच्छे अखलाक के साथ, और खाना खिलाए, और अक्सर रोज़ा रखे, और रात को जब लोग सोते हों तो नमाज पढ़े। रिपीट कर रहा हूँ, जन्नत में कुछ प्रॉपर्टीज़ का जिक्र है जिनकी आर्किटेक्चरल खूबसूरती बयान की जा रही है कि जन्नत में बाला खाने हैं, इनका बाहर इनके अंदर से और इनका अंदर उनके बाहर से दिखाई देता है। तो एक अराबी खड़ा हुआ और उसने अर्ज़ किया कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो किसके लिए हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो खुश कलामी करे, अच्छे तरीके से बात करे, खाना खिलाए, दूसरों को खाना खिलाए, अक्सर रोज़ा रखे, और रात को जब लोग सोते हों तो नमाज पढ़े। कल मुलाकात होगी इंशाअल्लाह।